केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन और अविलयन आदि इसमें देख लेते हैं। कुछ परिवर्तन हैं जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन हैं जिनके दौरान नए पदार्थ बनते हैं। इसलिए इसके आधार पर कि नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं, हम सभी परिवर्तनों को दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो कह रहा है कि परिवर्तन जो है दो तरह के होते हैं। पहला है कि कुछ परिवर्तन हैं जिनके दौरान कोई नए परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके दौरान कुछ परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ बन जाते हैं। इस आधार पर जो है दो तरह के भागों में वर्गीकृत किया गया है परिवर्तन को। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है देख लेते हैं। फिजिकल चेंज देख लेते हैं। वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ नहीं बनते हैं वे कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनके आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो है परिवर्तन जो शामिल पदार्थ हैं उनके जो है शामिल जो पदार्थ हैं उनमें उनकी आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे कुछ भौतिक प्रक्रमों द्वारा अपने मूल रूप से आसानी से पुरानी स्थिति में लौट सकता है। वो जो है खुद कुछ भौतिक परिक्रमों के द्वारा वो जो है आसानी से अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकता है। इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित या उल्टा किया जा सकता है। भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था के आकार और उसकी बाह्य आकृति में जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन होते हैं। फिर उसके बाद भौतिक परिवर्तनों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। बर्फ का गलन, जल बनना, ये है भौतिक परिवर्तन। जल का हिमीकरण, बर्फ का गलन, बर्फ से जल बनना, यह भौतिक परिवर्तन। जल का हिमीकरण, जल से बर्फ बनना, ये भी है भौतिक परिवर्तन। और जल का क्वथन, जल का भाप बनना, ये भौतिक परिवर्तन। भाप का संघनन या द्रवण, जल का बनना, भाप से जल बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। विलयन बनाना, ये भौतिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब का चमकना भौतिक परिवर्तन है। और कांच के गिलास का टूटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। इसमें हमने देखा कि जो पदार्थ हैं उनकी वो जो जब चेंज होते हैं तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनते हैं, वही पदार्थ होते हैं। लेकिन बर्फ जो है गलता है तो जल बनता है, जल ही तो वही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये है भौतिक परिवर्तन। अब देख लेते हैं पहला इसमें दिया हुआ है, जब बर्फ को गर्म किया जाता है वह गलकर जल बनता है। यद्यपि बर्फ और जल भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणुओं के बने हैं। अतः बर्फ के गलन के दौरान नए रासायनिक पदार्थ नहीं बनते हैं, इसीलिए बर्फ के गलन से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं। जब जल को गर्म किया जाता है वह क्वथन कर उबल कर भाप बनाता है। यद्यपि भाप और जल भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणुओं के बने हैं। अतः जल के क्वथन के दौरान कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए जल के क्वथन से भाप का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जब भाप को ठंडा किया जाता है वह संघनित द्रवित होकर जल बनाती है। भाप के संघनन या द्रवण से जल का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। तो अस्थायी परिवर्तन कौन से परिवर्तन है? वो भौतिक परिवर्तन है जिन्हें मूल पदार्थ में उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ बर्फ की गलन से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है। जल के शीतलन द्वारा मूल पदार्थ बर्फ में हम इस परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। फिर रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। केमिकल चेंज क्या है? वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनका आइडेंटिटी परिवर्तित हो जाता है, वे पूर्णतः नए पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्रायः उनके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जो भौतिक परिवर्तन है उनको जो है वापस उनकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो चेंज होते हैं तो वो दूसरा पदार्थ बन जाते हैं और उनको जो है वापस उनकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो वही है, ये इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं।
तो आगे देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। मैग्नीशियम तार का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, कागज जल जाता है, लेकिन जब कागज जल जाता तो क्या उसे वापस कागज बनाया जा सकता है? नहीं, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। लोहे का जंगन, लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही तो बन जाता है, लेकिन क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बन सकता, तो इसलिए दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, भोजन पक जाता है, क्या पके हुए भोजन को वापस से कच्चा बनाया जा सकता है? नहीं, तो भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर आगे देख लेते हैं। यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धुआं और राख उत्पन्न होते हैं। इसलिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। तो अस्थायी परिवर्तन कौन है? रासायनिक परिवर्तन है, जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय कौन है? रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरणार्थ, कागज का जलना एक अस्थायी परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि कागज के दहन उत्पादों को संयोग करके पुनः मूल कागज के रूप में निर्मित नहीं कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं क्या है, और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को पहले देख लेते फिर रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है। अब रासायनिक परिवर्तन को देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। तो उत्क्रमणीय है भौतिक परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सर को विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है, अर्थात विलीन हो जाती है तथा चीनी और जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बन जाता है। इसी प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल, अमोनिया के समांग मिश्रण विलयन है। तो जल में सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं या फिर अल्कोहल, अमोनिया का समांगी जो मिश्रण है वो विलयन है। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। तो विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं और प्रत्येक विलयन के घटकों कंपोनेंट के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलयन बनने से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। तो जो विलयन बनता है तो उसके जो घटक है उनकी रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। विलायक और विलेय क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है, इसको देख लेते हैं। विलयन के जिस घटक कंपोनेंट की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। दूसरे घटक को अर्थात विलीन डिजॉल्व हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। जिसमें घोला जाता है उसको विलयन कहते हैं। और जो विलीन होता है डिजॉल्व होता है उस पदार्थ को विलेय कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक और चीनी विलेय। जैसे चीनी का जलीय विलयन है तो जल में घुला चीनी, तो जल जो है विलायक है और जो चीनी है वो विलेय है। तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है जल, और सोल्यूट कौन सा है, चीनी। फिर आगे देख लेते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। तो विलयन की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे जल में नमक, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव विलयन है। जल में नमक, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड का जो विलयन है वो द्रव विलयन है। वायु एक गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन है। वायु एक क्या है, गैसीय विलयन है। कई मिश्र धातुएं ठोस विलयन है, जैसे पीतल, ब्रास, कॉपर और जिंक धातुओं का ठोस विलयन। जो पीतल बनता है वो किससे बनता है, वो कॉपर और जिंक का। तो पीतल इक्वल टू क्या है, ब्रॉन्ज, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। पीतल क्या है, ब्रॉन्ज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक धातुओं का ठोस विलयन है। फिर आगे देखते हैं। ठोस, द्रव और गैसीय विलयनों में द्रव विलयन प्रमुख है। साधारणतः द्रव विलयन होते हैं। ठोस, द्रव, गैसीय विलयन में द्रव विलयन प्रमुख है।
साधारणतः विलयन द्रव विलयन होते हैं। तनु विलयन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, जिस विलयन में विलेय सॉल्यूट की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट विलयन कहते हैं। विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अगर जो है कोई विलयन है, सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट जिसे सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, उसमें जो है सॉल्यूट की सांद्रता कम है, सॉल्यूट की सांद्रता कम है, विलेय की सांद्रता कम, सॉल्यूट की जो डाला गया है वो सॉल्यूट की सांद्रता कम है तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो डाला गया है, सॉल्यूट जो है अगर उसकी सांद्रता अधिक है तो उसे जो है कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेदी में बैठने लगती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन है। तो संतृप्त विलयन में हमने क्या देखा, चीनी तो जो है गलने लगती है और गल करके लेकिन जो उसमें ठोस चीनी रहता है वो नीचे पेदी में बैठने लगती है, तो वो है संतृप्त विलयन। संतृप्त हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है उसमें पूरी तरह से, तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता को देख लेते हैं। विलेयता क्या है, विलेयता किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त सेचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता सोल्युबिलिटी कहलाती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं विलेयता क्या है और सोल्युबिलिटी क्या है। इसमें जो है जो पदार्थ उसमें सोल्यूट डाला गया है वो जो है 100 ग्राम विलायक, कोई निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक जो है सोल्यूट जो है उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है निश्चित ताप पर। ठीक है, तो ये है विलेयता। फिर उसके बाद है किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता निश्चित और स्थिर होती है। विलेयता विलयन के ताप, विलेय और विलायक की प्रकृति और विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। जो विलेयता है किस पर निर्भर करती है, विलयन के ताप पर निर्भर करती है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति और विलेय के कणों पर निर्भर करती है। तो विलेयता किस पर निर्भर करती है, ताप पर, जो विलयन है उसके ताप पर निर्भर करती है, और जो सोल्यूट है उसके सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के प्रकृति पर निर्भर करती है, और जो सोल्यूट है उसके कण पर, तो जो सोल्यूट है उसके कण और प्रकृति पर, और जो सॉल्वेंट है उसके कण और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। और ये हो गया। फिर उसके बाद यही प्रकृति, ताप, प्रकृति और कण पर निर्भर करती है। अल्प विलेय लवणों की विलेयता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। परासरण क्या है, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, तो ऑस्मोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि परासरण और ऑस्मोसिस क्या है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, मतलब कि विलायक जो है सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट से विलयन की ओर, विलयन मतलब कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट से शुद्ध जो सॉल्वेंट से विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। यहाँ पे देखें डाइल्यूट से लेकर के कंसंट्रेट, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर जाती है, की ओर स्वतः प्रवाह को जो है परासरण कहलाता है। फिर आगे देख लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। वे झिल्लियाँ सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन क्या है ये, वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में से होकर आर पार होने जाने देती हैं उन्हें, परंतु विलेय सॉल्यूट के अणुओं को नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है उनको जो है जाने दे रही हैं, लेकिन जो सॉल्यूट है उनको जाने नहीं दे रही हैं, उनको जो है अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं।
अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, अपितु वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्त सारणी के बारे में कह रहा है। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं आगे, तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होती है। तो पदार्थों की मूल इकाई क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तत्व है सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे और 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है, 118 तत्व जो है हमें आज इनके बारे में पता है। आजकल हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में आवर्तिता नियम और आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोग का परिणाम है। रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर। तो यहाँ पे जो मेंडलीव थे कहाँ के थे, रूसी रसायनज्ञ थे, और जो मेयर कहाँ के थे, जर्मन के थे। तो मेंडलीव को देखें रूसी थे और जो मेयर थे वो जर्मन रसायनज्ञ थे। फिर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। सफलता मेंडलीव की आवर्त सारणी मेयर है, दोनों के जो है सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुवीय आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उनके विकास में किसका श्रेय दिया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा ही जाता है, मेंडलीव को दिया गया है। और फिर उसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या है। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डॉबेराइनर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मेंडलीव ने आवर्त नियम कौन सा दिया था वो जान लेते हैं। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर आगे देखते हैं, मेंडलीव ने तत्वों को 36 पंक्तियों में ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाए। तो यहाँ पे अभी आवर्त सारणी में आप देखते ही होंगे कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं वो एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुण को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यह इस प्रकार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मेंडलीव जो पहले कहे थे उनका था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये कहा कि जो परमाणु भार हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं तत्वों के, उसके परमाणु भारों के आधार पर उनके बारे में सारी जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आधुनिक आवर्त नियम कह रहा है कि जो परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। किसके तुलना में? द्रव्यमान, जो यहाँ पे लिखा हुआ परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो है आवर्त नियम का संशोधन किया गया, इसे आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है वो जान लेते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इसमें क्या है जो पहला वाला है जो मेंडलीव ने कहा था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तो है, लेकिन भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म उनके परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं,
समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जो है आवर्त सारणी है वो रासायनिक अभिक्रिया संयोजकता पर बल देते हैं, लेकिन कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप है जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं। बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। 36 पंक्तियों, जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है, को आवर्त कहा गया। जो 36 पंक्तियां होती हैं ऐसे आवर्त सारणी में आप देखते होंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो जो है वो उसको आवर्त बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर जो ऐसे होते हैं वर्टिकल होते हैं उनको जो है ग्रुप वर्ग ग्रुप कहा गया। जैसे ये है ऐसे पूरा ऐसे ऐसे लिखा हुआ, तो ये है वर्टिकल में ऐसे लाइन खींच करके, तो वो है ऊपर से नीचे वर्टिकल में जो उनको जो है स्तंभों को वर्ग या ग्रुप कहा गया। और जो इधर से लेकर के ऐसे यहाँ लेफ्ट राइट ऐसे टाइप में है, तो वो जो है आवर्त, उनको जो है आवर्त पीरियड्स कहा गया। फिर समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया है। जो बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्व हैं उनको ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों की पुरानी पद्धति 1A, फिर उसके बाद 7A, 8IB और फिर 7B के स्थान पर उन्हें 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। फिर उसके बाद जो है हम उनका नाम और परमाणु क्रमांक और प्रतीक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देख लेते हैं 101 से लेकर के 118 तक का दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन उतना नहीं बनता है, बस ये जो है नाम केवल देख लेते हैं। 101, 102, 103, 118 तक का है। इसके प्रतीक हैं यूनिलियम है, यूनिलिबियम है, यूनिट्रियम है, यूनिलिक्विडियम है, यूनिलिपेंटियम है, यूनिलिहेक्सियम है, यूनिलिसेप्टियम है, यूनिलिलोकोटियम है, यूनिनियम है, यूनिनियम है, और फिर उसके बाद है यूनिनियम है, यूनिबियम है, यूनिट्रियम है, ट्रियम है, फिर यूनिलिक्विडियम है, फिर ये बस वैसे मिलता जुलता है। यूनिपेंटियम है, यूनिहेक्सियम है, यूनिसेप्टियम है, यूनोनोटियम है। और यहाँ पे जो है यहाँ पर उनका प्रतीक दिया हुआ है MD, NO, LR, RF, DB, SG, BH, HS, MT, DS, RG, CN, NH, FL, MC, LV, TS, ORG। तो इसे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग, इनका देख लेते हैं। नोट्स देख लेते हैं। भूपर्पटी अर्थ पृष्ठ जो है तत्वों का मुख्य उद्गम है। इसमें धातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा धातुएँ कौन सी हैं और अधातुएँ कौन सी पाई जाती हैं। तो जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? वो है एल्युमिनियम। तो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा धातु में आती है जो भूपर्पटी में पाई जाती है, और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा धातु है जो भूपर्पटी में पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं, प्रकृति में धातुएं दो रूपों में मिलती हैं। पहली मुक्त अवस्था में जो धातुएं होती हैं, दूसरा है संयुक्त अवस्था में धातुएं। तो मुक्त अवस्था में देख लेते हैं, अर्थात सरल पदार्थों के तत्वों के रूप में होती हैं, और फिर संयुक्त अवस्था में अर्थात यौगिक के रूप में। तो जो मुक्त अवस्था की धातुएं होती हैं वो तत्वों के रूप में होती हैं, सरल पदार्थों के रूप में होती हैं, लेकिन संयुक्त अवस्था में जो धातुएं होती हैं वो यौगिकों के रूप में होती हैं, यौगिक के रूप में होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रकृति में किसी धातु की प्राप्ति उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातु बहुत कम सक्रिय होती है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो धातु बहुत कम सक्रिय होती है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि, वे सब मुक्त अवस्था में मिलती हैं। अधिकांश धातु सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे हो गया गोल्ड और प्लेटिनम कौन सी अवस्था में मिलती हैं? तो ये जो है संयुक्त मुक्त अवस्था में मिलती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम जो है मुक्त अवस्था में मिलती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो है अपनी अत्यधिक सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं।
कापर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सिल्वर और आयरन कापर, सिल्वर और आयरन मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में मिलती हैं। तो कापर मुक्त में भी मिलता है, सिल्वर और आयरन मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में मिलता है। कापर, सिल्वर और आयरन मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में मिलती हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं अभिक्रिया श्रृंखला रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। अभिक्रिया श्रृंखला के तहत जो मेटल हैं उनकी अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। धातुओं के अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, ये जो वहाँ पे हम लिस्ट अभी देखेंगे उसमें है कि जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में किया गया। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद धीरे धीरे घटता हुआ क्रम है, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, वहाँ हम लिस्ट में आगे देखते हैं। यहाँ पे है सर्वाधिक अभिक्रियाशील, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो उसका सही उत्तर है पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद Mg मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम Zn जस्ता या फिर लोहा, Pd लेड और Pb लेड, Cu कापर, Hg पारा, Ag चांदी और Au स्वर्ण। तो सबसे कम अभिक्रियाशील Au स्वर्ण। तो यहाँ पे देख लेते हैं पोटेशियम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है। K पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जस्ता या फिर लोहा, Pb लेड, Cu कापर, Hg पारा, Ag चांदी, Au स्वर्ण। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक अभिक्रियाशील से लेकर के धीरे धीरे घटते घटते सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ तक आते हैं। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं खनिज मिनरल्स क्या है। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसे खनिज कहलाते हैं। धातु और यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसे जो है खनिज कहते हैं। और अयस्क और क्या है, उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उसे अयस्क कहते हैं। तो वो जो खनिज, जो यहाँ पे खनिज निकाले गए हैं, जो यौगिक पृथ्वी में जो मिलते हैं उन्हें खनिज कहा गया। और ये खनिज तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे खनिज जिसमें से धातुओं को निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उन खनिजों को जो है क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, खनिज तो बहुत होंगे लेकिन कुछ ऐसे खनिज जिनमें से धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। धातु प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं। तो धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, हैलाइड के रूप में, सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं। कुछ धातुओं के खनिज एवं अयस्क देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोडियम की यहाँ से पूछा जाता है कि ये खनिज किसका है, किस धातु का है। तो NaCl किसका है, Na तो सोडियम है, ये तो धातु है ही। तो NaCl किसका है, रॉक सॉल्ट है, NaCl रॉक सॉल्ट है। और फिर Na3HCO3 का होल ट्वाइस 2H2O, ये किसका है, ये ट्रोना का है। NaNO3 चिली सोरा का है, चिली साल्टपेटर का है। NaNO3 चिली सोरा का है। Na2B4O7 × 10H2O ये बोरेक्स का है। टिनकेल का ही बोरेक्स का सूत्र पूछा जाता है, क्या है, Na2B4O7 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O ये बोरेक्स का सूत्र है। फिर ग्लाब्राइड का क्या है, Na2CaSO4 का होल ट्वाइस, Na2CaSO4 का होल ट्वाइस, ये ग्लाब्राइड का है। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम, ये सोडियम है, सोडियम की ये खनिज है। तो ये खनिज किसके हैं, ये सोडियम के खनिज हैं। ये अयस्क किसके हैं, NaCl NaCl अयस्क किस धातु का है, तो सोडियम का है। ट्रोना सोडियम का है, रॉक सॉल्ट सोडियम का है, चिली सोरा सोडियम का है, बोरेक्स सोडियम का है और ग्लाब्राइट ये भी सोडियम का है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं पोटेशियम के कौन कौन से अयस्क हैं। सिल्वाइन है, KCl है, सिल्वाइन है, ये पोटेशियम का अयस्क है। KCl MgCl2 × T6H2O ये कार्नेलाइट ये भी एक पोटेशियम का है। और फिर उसके बाद सोनाइट भी पोटेशियम का है, K2MgSO4 का होल ट्वाइस × 6H2O ये सोनाइट भी पोटेशियम का है। तो सिल्वाइन, कार्नेलाइट और सोनाइट किसका है, पोटेशियम का है। तो ये मैग्नीशियम का देख लेते हैं क्या है। मैग्नीशियम के जो अयस्क वो है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, कीजेराइट, एप्सम साल्ट,
एस्मोमाइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नेसाइट का MgCO3, मैग्ने डोलोमाइट का है MgCO3 CaCO3, कार्नेलाइट का है KCl MgCl2 6H2O, और कीजेराइट का है MgSO4 × 2H2O, और एप्सम साल्ट का है MgSO4 × 7H2O, एप्सोमाइट जिसे बोलते हैं। तो मैग्नीशियम के कौन कौन से अयस्क हैं, वो है मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कार्नेलाइट है, कीजेराइट है, एप्सम साल्ट है, ये जो है मैग्नीशियम के हैं। फिर आगे देख लेते हैं कैल्शियम के कौन कौन से हैं। आगे देख लेते हैं कैल्शियम के देख लेते हैं कैल्शियम के कौन कौन से हैं अयस्क हैं। तो कैल्शियम के लाइम स्टोन किसका अयस्क है, कैल्शियम का है। कैल्साइट किसका है, कैल्शियम का है। जिप्सम कैल्शियम का है। फ्लूओरस्पार ये जो है कैल्शियम का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लाइम स्टोन का सूत्र क्या है, CaCO3 को बोलते हैं लाइम स्टोन, और CaCO3 को कैल्साइट भी बोलते हैं। CaCO3 को लाइम स्टोन कैल्साइट दोनों बोलते हैं। और जिप्सम का सूत्र ये पूछता है क्वेश्चन, CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम किसका अयस्क है, है वो जो है कैल्शियम का है, और इसका सूत्र क्या है, CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम का सूत्र है। और फ्लूओरस्पार किसका है, और ये जो CaF2 ये जो है कैल्शियम का है, CaF2 ये कैल्शियम का है। फिर एल्युमिनियम का अयस्क देख लेते हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम, क्रायोलाइट एल्युमिनियम, कोरंडम एल्युमिनियम, डायस्पोर एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। तो हम बॉक्साइट का सूत्र पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में देखे जाते हैं, कभी कभी बॉक्साइट का सूत्र पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे देख लेते हैं Al2O3 × 2H2O, Al2O3 × 2H2O ये बॉक्साइट का सूत्र है। क्रायोलाइट का है Na3AlF6 ये क्रायोलाइट का सूत्र है। और फिर कोरंडम है Al2O3 कोरंडम का है। डायस्पोर है AlOH। और फिर आगे देखते हैं टिन का देख लेते हैं। टिन का अयस्क कौन सा है, केसीटेराइट टिन का अयस्क केसीटेराइट टिन का है, जैसे O2 टिन स्टोन जिसे बोलते हैं, तो केसीटेराइट टिन का है। फिर लेड का देख लेते हैं कौन सा अयस्क है, गैलेना लेड का है, सीरूसाइट लेड का है, मेटकोलाइट लेड का है। तो गैलेना का PbS है, गैलेना का PbS है। तो गैलेना का कौन सा अयस्क है, लेड का कौन सा अयस्क है, गैलेना है, सीरूसाइट है, मेटलोकाइट है, गैलेना, सीरूसाइट, मेटलोकाइट है, ये जो है Pb का है। तो यहाँ पे गैलेना का PbS है, सीरूसाइट का PbCO3 है, मेटकोलाइट का PbFCl है। फिर उसके बाद कापर का अयस्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कैल्कोपाइराइट कापर का है, और कैल्कोसाइट है, क्यूप्राइट है, मैलेकाइट है, और एजुराइट। तो ये जो है कैल्कोपाइराइट का सूत्र दे देते हैं, CuFeS2 कापर पाइराइट का है, जिसे कापर पाइराइट भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद कैल्सोसाइट है, Cu2S जिसे कापर ग्लैंस बोलते हैं। और फिर क्यूप्राइट Cu2O है, क्यूप्राइट Cu2 ये कापर का है। और फिर मैलेकाइट जो CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस ये जो है मैलकाइट का है। फिर एजुराइट जो है CU3 CU3 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ये एजुराइट का है। फिर उसके बाद सिल्वर का देख लेते हैं कौन कौन सा अयस्क है। सिल्वर का अयस्क नेटिव सिल्वर है, अर्जेंटाइट है, केराजीराइट है, ये जो है सिल्वर के हैं। तो नेटिव सिल्वर कौन सा है, नेटिव सिल्वर का सूत्र Ag है। और अर्जेंटाइट सिल्वर का सूत्र Ag2S है, जिसे सिल्वर ग्लेंस बोलते हैं। और केराजीराइट सिल्वर का AgCl हॉर्न सिल्वर इसे बोलते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जिंक के अयस्क कौन से हैं। तो जिंक ब्लैंड है, जिंक ब्लैंड ये जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लैंड जिंक का अयस्क है, जिसका सूत्र है ZnS, जिसे ब्लैक जैक बोलते हैं, जिसे ब्लैक जैक बोलते हैं। और ये जिंक ब्लैंड जो है जिंक का ऑक्साइड है। फिर उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंकलिनाइट है, ये भी जिंक का अयस्क है, इसका सूत्र है ZnFe2O4 है। और फिर कैलामिन जिंक का अयस्क है, जिसका सूत्र है ZnCO3। जिंकाइट जिंक का अयस्क है, जिसका सूत्र है ZnO, जिसे रेड जिंक भी बोलते हैं। फिर मरकरी देख लेते हैं क्या है। मरकरी का एक ऑक्साइड एक अयस्क है, वो है सिनबार मरकरी का है, इसका सूत्र है HgS। सिनबार मरकरी का अयस्क है, जिसका सूत्र है HgS। फिर मैग्नीज का देख लेते हैं। मैग्नीज जो है मैग्नीज का अयस्क देख लेते हैं। मैग्नाइट मैग्नीज का अयस्क है, जिसका सूत्र है MnOH। तो ये मैग्नीज का अयस्क हो गया। फिर
होसमैनाइट मैग्नीज का अयस्क है जिसका सूत्र है Mn3O4। फिर पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है जिसका सूत्र है MnO2। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पायरोलुसाइट किसका अयस्क है, तो पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है जिसका सूत्र है MnO2। और ये भी क्वेश्चन आता है मैग्नाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का है। होसमैनाइट किसका है, Mn मैग्नीज का है। पायरोलुसाइट मैग्नीज का है, MnO2 से बोलते हैं। फिर उसके बाद आयरन किसका अयस्क है, आयरन के जो अयस्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आयरन के अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। 1 2 3 4 5 अयस्क हैं इसके। तो देख लेते हैं मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है जिसका सूत्र है Fe2O3 है या Fe3O4, जिसे लोड स्टोन या मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बोलते हैं। हेमेटाइट भी आयरन का अयस्क का जिसका सूत्र है Fe2O3। रेड हेमेटाइट जिसे बोलते हैं Fe2O3 रेड हेमेटाइट बोलते हैं। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क है जिसका सूत्र है Fe2O3। फिर लाइमोनाइट जो है आयरन का अयस्क है जिसका सूत्र है FeOH(NH2O) और ब्राउन हेमेटाइट है। तो लाइमोनाइट किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क है। सीडेराइट किसका अयस्क है, सीडेराइट आयरन का अयस्क है जिसका सूत्र है FeCO3 जिसे स्फटिक आयरन बोलते हैं। सीडेराइट आयरन का अयस्क है, सीडेराइट आयरन का अयस्क है। आयरन पैराइट भी आयरन का अयस्क है या Fe का अयस्क है जिसका सूत्र है FeS2। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो यहाँ जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है प्रगलन। प्रगलन जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं। स्मेल्टिंग की क्रिया में अयस्क के अपचयन उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु फ्यूज्ड संगलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम अभी तो इसके जो मेन कंटेंट है, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, इसे देखते हैं। फिर क्वेश्चन वाले वीडियो में हम केवल क्वेश्चन ही देखेंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु जिसे बोलते हैं एलॉय। एलॉय दो या दो से धातुओं की रचना होती है जिनमें कार्बन जैसे कुछ अधातु तत्व भी हो सकते हैं। मिश्र धातु उन धातुओं के गुणों का भी प्रदर्शन करती है जिनसे मिलकर ये बनी होती है। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएं बनती हैं। इस्पात एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है और अल्प परिमाण में कार्बन व अन्य तत्व होते हैं। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी धातु हैं। पीतल तांबे और जिंक की मिश्रित धातु है। तो पीतल किससे बना हुआ, तो पीतल इक्वल टू तांबा प्लस जिंक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीतल किससे बना है, तो पीतल इक्वल टू तांबा प्लस जिंक। फिर कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण, तो कांसा इक्वल टू तांबा प्लस टीन। तो कांसा इक्वल टू तांबा प्लस टीन। फिर स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकिल एवं कार्बन का मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ है, तो स्टेनलेस स्टील इक्वल टू लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल प्लस कार्बन। तो स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील इक्वल टू लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल प्लस कार्बन। फिर आगे देखते हैं चांदी के उपकरणों और जड़ाऊ के कामों में प्रयुक्त चांदी को खरी चांदी स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। तो जो जड़ाऊ वाले कामों में जो चांदी प्रयुक्त की जाती है उसे स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। यह चांदी और तांबे की एक मिश्र धातु है। तो जो स्टर्लिंग जो जड़ाऊ के कामों में जो उपकरणों जड़ाऊ के कामों में जो चांदी प्रयोग की जाती है उसे खरी चांदी या स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। तो खरी चांदी स्टर्लिंग सिल्वर इक्वल टू चांदी प्लस तांबा, उसमें तांबा मिश्रित होता है। फिर आगे देखते हैं ड्यूरालुमिन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है और यह तांबा और एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ड्यूरालुमिन क्या है, ड्यूरालुमिन जो है वायुयान के जो अवयव होते हैं उनको बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरालुमिन किसको बनाने के काम आते हैं, तो वायुयान के अवयवों को बनाने के काम आते हैं। और ड्यूरालुमिन किस मिश्र धातु से बने हुए हैं, तो ड्यूरालुमिन इक्वल टू तांबा प्लस एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम की एक मिश्र धातु है। तांबा प्लस एल्युमिनियम इक्वल टू ड्यूरालुमिन। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे, फिर चार्ट देखते हैं।
यहाँ पे अन्य उपयोगी मिश्र धातु जैसे रागा, रागा किससे बना हुआ है? सीसा प्लस टीन से। रागा किससे बना हुआ है? सीसा प्लस टीन, रागा इक्वल टू सीसा प्लस टीन से। एल निको किससे बना हुआ है? लोहा प्लस एल्युमिनियम प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट। एल निको किससे बना हुआ है? लोहा प्लस एल्युमिनियम प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट। नाइक्रोम किससे बना हुआ है? निकिल प्लस लोहा प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, नाइक्रोम किससे बना हुआ है? एक रागा से आता है, ये नाइक्रोम से बहुत ज़्यादा आता है। तो रागा सीसा प्लस टीन से, नाइक्रोम निकिल लोहा क्रोमियम मैग्नीज, निकिल लोहा क्रोमियम मैग्नीज इक्वल टू नाइक्रोम। धातुएं अपुनर्व्यय संसाधन है, पुनर्नव्य संसाधन है। स्वर्ण आभूषण प्रायः 22 कैरेट के होते हैं। इसका अभिप्राय है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा और चांदी है। तो जो स्वर्ण आभूषण होते हैं वो जो एकदम शुद्ध सोना, यहाँ पे लिखो एकदम जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण होते हैं, जो सोने के आभूषण होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं। अगर 22 कैरेट का है तो समझ लीजिए 22 कैरेट तो उसमें सोना है, 22 कैरेट का 22 भाग जो है शुद्ध सोना है, लेकिन 2 भाग उसमें तांबा और चांदी मिले हुए। तो 2 भाग में कौन आता है? तांबा और चांदी आता है। अगर लेकिन शुद्ध एकदम से सोना है तो कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट का होगा। फिर उसके बाद हम ये चार्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सी मिश्र धातु नहीं? इसका सही उत्तर है तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज और स्टील जो है मिश्र धातुएं, पीतल, ब्रॉन्ज और स्टील जो है मिश्र धातुएं हैं। फिर उसके बाद हम ये चार्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी देख लेते हैं। पीतल तांबा प्लस जिंक, Cu प्लस Zn, पीतल बना हुआ। पीतल किससे बना हुआ है? तांबा प्लस जिंक से। स्टील का अवयव क्या है? लोहा और कार्बन मिलकर के क्या बनता है? लोहा कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनता है। लोहा निकिल क्रोमियम कार्बन मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है, या P प्लस Ni प्लस Cr प्लस C तो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इक्वल टू लोहा निकिल क्रोमियम और कार्बन। टांका सोल्डर किससे बनता है? सीसा और टिन मिला करके सोल्डर बनते हैं, टांका बनता है। और तांबा और टिन मिलाने से क्या बनता है? तांबा और टिन को मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज बनता है। एल्युमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज मिला देते हैं तो ड्यूरालुमिन बनता है। तो एल्युमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज मिला लेते हैं तो ड्यूरालुमिन बनता है। तांबा प्लस निकिल प्लस जिंक मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बनता है। तांबा के साथ निकिल और जिंक मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। और फिर गन मेटल देख लेते हैं। गन मेटल 5 से 10% इसमें एशियन होता है और 2 से 5% इसमें जेडियन होता है और शेष Cu की मात्रा होती है, शेष मात्रा Cu की होती है। तो एशियन, जेडियन और Cu जो है गन मेटल में बनता है। बेल मेटल में क्या बनता है? 80% उसमें कॉपर होता है और 20% एशियन होता है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम में 90 से 95% एल्युमिनियम है, 5 से 10% मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का हो गया। एल्निको में क्या है? अल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट और लोहा। एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट और लोहा से बनेगा एल्निको। इलेक्ट्रम किससे बनता है? मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत न्यूनतम 20% की मिश्र धातु, अल्प मात्रा में तांबा, प्लेटिनम आदि धातुएं भी उपस्थित हैं। Au प्लस Ag, तो ये है इलेक्ट्रम। फिर उसके बाद नाइक्रोम किससे बनता है? मुख्यतः निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु अल्प मात्रा में। निकिल और क्रोमियम मेन रूप से है, नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम है और इसमें लोहा और मैग्नीज मिलाए गए हैं। लोहा और मैग्नीज थोड़ी सी अल्प मात्रा में भी मिलाए गए, तो निकिल प्लस क्रोमियम प्लस फेरस, लोहा प्लस मैग्नीज, तो यह नाइक्रोम बना है। फिर ब्रिटानिया मेटल क्या है? ब्रिटानिया मेटल में टीन, एंटीमनी और तांबा मिलता है। 90% टीन है, एशियन है, 5% एंटीमनी है और एसबी है। फिर उसके बाद 2% तांबा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ का प्रयोग। पीतल का प्रयोग जो है बर्तन और सजावटी सामान में होता है। स्टील का प्रयोग परिवहन के साधनों, भवनों और कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग खेल का सामान बनाने में, बर्तन, दैनिक उपयोग की चीज़ बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। टांका सोल्डर का प्रयोग जोड़ों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। कांसा का प्रयोग मूर्तियों, जहाज और सिक्कों के निर्माण में किया जाता है। ड्यूरालुमिन का वायुयान तथा रसायनों के सामान, रसोई के सामान बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर बर्तन और अन्य चीज़ों को बनाने में होता है। गन मेटल का प्रयोग बेयरिंग, स्टीम पाइप, फिटिंग्स, हाइड्रोलिक वाल्व आदि को बनाने में गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल का प्रयोग घंटे आदि के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम का प्रयोग रासायनिक तुला, वैज्ञानिक उपकरण, विमान के पुर्जों आदि के निर्माण में किया जाता है। एल्निको का प्रयोग शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों में किया जाता है।
तो एल्निको का प्रयोग शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। इलेक्ट्रम का प्रयोग मेडल आभूषण मूर्तियों आदि के निर्माण में किया जाता है। इलेक्ट्रम का प्रयोग नाइक्रोम का प्रयोग तापीय अवयवों के उपयोग में होता है। नाइक्रोम का प्रयोग तापीय अवयवों में उपयोग होता है। ब्रिटानिया मेटल का प्रयोग विभिन्न बर्तनों के निर्माण में होता है। ब्रिटानिया मेटल का प्रयोग विभिन्न बर्तनों के निर्माण में होता है। फिर यहाँ पे जो है इस धातुओं के इंपॉर्टेंट जो नोट्स थे वो हमने देख लिया। यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम में लगभग 90-95 क्वेश्चन 95% तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अधातुएं देख लेते हैं। कार्बन और उसके विभिन्न रूप। कार्बन और उसके विभिन्न रूप क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, अधातुओं के बारे में। कार्बन एक अधातु है। तो कार्बन क्या है? अधातु, नॉन मेटल है, जो विभिन्न रूपों में अब उपस्थित रह सकती है। प्रत्येक रूप में इसका अपर रूप, प्रत्येक जो रूप होता है उसे अपर रूप कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑक्सो कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। तो कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। और हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व कौन सा है? हीरा है। और ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। हीरे का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद और एक त्रिविमीय आकृति का निर्माण करता है। तो हीरे में कितने कार्बन परमाणुओं का बॉन्ड होता है? तो 4 कार्बन परमाणुओं का बॉन्ड होता है और की त्रिविमीय आकृति बनाता है। 4 कार्बन परमाणुओं का बॉन्ड होता है हीरे में और त्रिविमीय आकृति का निर्माण करता है। कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने में किया जाता है। तो कैरेट का प्रयोग हीरे का वजन बताने में किया जाता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम होता है और 0.2 ग्राम 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। फिर आगे देख लेते हैं, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंद होता है। तो हीरे में देखें हम 4 कार्बन परमाणु हैं, लेकिन ग्रेफाइट में है 3 कार्बन परमाणु हैं। फिर उसके बाद इस प्रकार एक षटकोणीय एरे का निर्माण होता है। इसमें जो है त्रिविमीय आकृति का निर्माण होता है डायमंड में, और ग्रेफाइट में षटकोणीय एरे का निर्माण, हेक्सागोनल एरे का निर्माण होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। और फिर बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन का अपर रूप बकमिंस्टर फुलरीन भी है, इसे गोलीय फुलरीन अणु भी कहते हैं। इसका सूत्र बकमिंस्टर फुलरीन का सूत्र क्या है? C60 ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बकमिंस्टर फुलरीन किसका अपर रूप है? कार्बन का है, और इसका सूत्र क्या है? C60 है। फिर 20 षटभुजों और 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकी संरचना में आबद्ध होते हैं। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। तो कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है ये हम देख लेते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में कोयले की मात्रा 25 से 35% होती है। सब विटुमिनस कोयले में 35 से 45% की होती है। विटुमिनस कोयले में 45 से 85% होती है, और एंथ्रासाइट में 85% से अधिक होती है। तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 85% से अधिक। तो कार्बन के जो है अपर रूप कौन कौन से हैं? कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कितने प्रकार को में बांटा गया है कोयलों को लिग्नाइट कोयला, सब विटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। फिर आगे देख लेते हैं हम, हीरे का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है तथा उस पर उत्कीर्ण करने और खरोचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF का उपयोग कांच पर उत्कीर्ण करने और खरोचने में होता है। HF का भी प्रयोग जो है कांच पर उत्कीर्ण और खरोचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। जो कांच जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ या शुष्क हिम किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं। यह गर्म करने पर सीधे ही गर्म गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में किया जाता है और तथा प्रभावकारी। तो आइसक्रीम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। फिर आगे देख लेते हैं, इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में भी किया जाता है। तो कार्बन के कुछ मुख्य यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक देखते हैं। तो एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिटिक एसिड का फुल फॉर्म क्या है। तो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CHCl3 CHCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल C2H5OH, मीथेन CH4। तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है, सबसे ज़्यादा गलनांक एसिटिक एसिड का है और एसिटिक एसिड का गलनांक 290 है। और सबसे ज़्यादा क्वथनांक भी एसिटिक एसिड का, गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड का है 290 391। फिर यहाँ पे हम सूत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH, और फिर क्लोरोफॉर्म का CHCl3, एथेनॉल का C2H5OH, मीथेन का CH4। फिर यहाँ पे अधातुएं जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स होंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर है कार्बन। उपयुक्त तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की क्षमता कार्बन में होती है। निम्न में से कौन सा कार्बन का नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है। इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट सब में कार्बन है। हीरे में भी कार्बन, कोयले में भी कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीरा कार्बन का उपरूप है, इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व लगभग 2.25 होता है। जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, इसका ईंधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। फिर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेफाइट और हीरा मुख्यतः के परमाणु से बने होते हैं। इसका सही उत्तर है कार्बन। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में देखते हैं।